नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिंह मैथमेटिक्स पे। मैं विशाल सिंह आप सभी को तहे दिल से आपके परिवार सिंह मैथमेटिक्स पे स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आई होप आप बहुत मस्त होंगे, खुश होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सीजीएल प्रीलिम्स के टोटल 21 सेट में से मैंने एक सेट जो कि 11 अप्रैल को 2022 में कंडक्ट हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करवा चुका हूं। आज के पेपर में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं 11 अप्रैल का जो सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन हुआ था वो पूरे 25 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं विथ बेस्ट अप्रोच के साथ कि आप किस प्रकार से क्वेश्चंस को बहुत कम से कम समय में टैकल कर सकते थे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सेशन होने वाला है, अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा कि आपको आज के जमाने में जो टीसीएस द्वारा पूछे जाए हैं प्रश्न वो किस प्रकार से आपको समझना पड़ेगा, किस प्रकार से क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल आसान भी आते हैं, कुछ मॉडरेट भी और कुछ टफ भी होते हैं। तो उसी सिलसिले में हम पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है, कह रहा कि 500 से 650 तक दोनों को सम्मिलित करते हुए ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं है। कह रहा है कि 500 और 650 के बीच में, 500 और 650 के बीच में ये दोनों को हमें शामिल करना है, इन दोनों को हमें इंक्लूड करना है। 500 और 650 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से नहीं कटती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से कटती हैं। तो एक तरीका होता है कि आप एपीजीपी कॉन्सेप्ट लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, समांतर श्रेणी वाला। दूसरा तरीका होता है कि आप 650 को 3 से डिवाइड मार दिए। तो 3 से डिवाइड मारेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 छीका 18। ऐसी 216 संख्याएं होंगी 1 से लेकर 650 तक, लेकिन हमें तो 500 से 600 के बीच में चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, 1 से लेके 500 में देख लेते हैं कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से कटने वाली है। तो 3 एकम 3, 3 छीक 18, यहां से देखिए 3 एकम 3, 3 छीक 18 और 3 छीक 18। तो एक बात समझ आया कि 1 से लेके 650 के बीच में टोटल 216 संख्याएं हैं जो 3 से कटती है। फिर मैंने 1 से लेके 500 के बीच में 166 संख्याएं हैं जो 3 से कटती है। अगर इसमें से माइनस कर दें तो ये पता चलेगा कि टोटल 50 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से डिवाइड होती है। किससे डिवाइड होती है? 3 से। अब हम देखेंगे कि 7 से कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो डिवाइड देती है। सेम प्रोसेस, 650 को 7 से डिवाइड दे दीजिए, 7 नवा 63 और 7 दूनी 14। और इसमें से 500 को 7 से डिवाइड देके माइनस कर दीजिए, तो 7 सते 49, यहां से हो जाएगा 49 और 7 एकम 7। अगर इस 92 में से 71 को माइनस करेंगे तो यहां से आ जाएगा 21। मतलब 21 ऐसी संख्याएं होंगी 500 और 7 650 के बीच में जो 7 से कट रही होगी। जब हम 3 का टेबल पढ़ रहे होंगे तो 3 के टेबल में एक ऐसा संख्या आ रहा होगा जो 7 से भी कट रहा होगा, 300 भी कट रहा होगा, और वही 7 से भी टेबल में कुछ ऐसी संख्याएं आ रही होंगी जो 3 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है। इसका कहने का मतलब हुआ कि 3 और 7 का मल्टीप्लाई 21, तो 21 से कटने वाली संख्याएं 3 में भी काउंटिंग हो गया और उसी का काउंटिंग 7 में भी हो गया, तो वो 2 बार हमारे सीरीज में काउंट हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, उसे एक बार माइनस करना होगा। तो अब बताइए 650 को अगर मैं 21 से डिवाइड दे दूं तो 21 दिया 63 और 0 में से 500 को 21 से डिवाइड दे देंगे तो 21 दूनी 42, यहां से 21 दूनी 42 और 21 दिया 63। इसका मतलब है कि 7 ऐसी संख्याएं हैं जिसकी काउंटिंग हम 2 बार कर चुके हैं, तो एक बार हमें माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल हमारा 50 संख्या प्लस 21 माइनस 7, इसको माइनस करने के बाद 71 में से 7 गया 64। 64 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से कटती है। 3 और 7 से कटने वाली टोटल संख्या 64 है। हमें बताना है कि 3 और 7 से नहीं कटने वाली। अब बताइए 500 और 600 के बीच में, 500 और 600 के बीच में दोनों को शामिल करते हुए कुल कितनी संख्याएं हैं?
तो लास्ट में से फर्स्ट को माइनस करिए। 650 में से 500 माइनस करेंगे तो 150 और प्लस वन मैं बोलूं कि ABCD में टोटल कितने लेटर होते हैं तो आप बोलेंगे कितना 26। टोटल कितने होते हैं 26। लेकिन अगर यहां पर कोई भी रैंडमली अगर मैं दे दूं यहां से कि आइज A से लेके हमें बताना है D तक कितने लेटर हैं तो आप किस प्रकार से निकालते हैं। इसके पोजीशन 1 है, इसका पोजीशन 4 है, तो 4 में से एक घटाकर और एक जोड़ देते हैं, यही तरीका होता है। तो अगर आप आखिरी में से फर्स्ट को घटाकर एक जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल इतनी संख्या है, मतलब 151 संख्या 151, और 151 में से 64 ऐसे हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य होते हैं। तो जो बच जाएगा वो संख्याएं होंगी जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं होंगी। तो इस सवाल का जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा 87। बोलिए हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल सभी लोग देखने का प्रयास करिएगा। अगला जो सवाल है इसको देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करिएगा। ठीक, यहां पर देखिएगा क्या कह रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। सिंप्लीफिकेशन का ये बड़ा सा आसान सा सवाल है, सिंपल सा। यहां पर लिख लेंगे 980, डिवाइड का मतलब नीचे आ गया 35 इंटू 16 प्लस 4 माइनस 4, प्लस 4 माइनस 4 कट गया, इसे हम डिवाइड दे देते हैं। 5 का टेबल पढ़ लीजिए, 5 सत्ते 35, 5 ही कम 5, 5 नवा 45, और यहां से 5 छके 7 का टेबल पढ़ लीजिए, 7 दूनी 14, 7 अट्ठी 56। तो डियर आंसर बनेगा 28 इंटू 16। अब देखिए इसका इकाई अंक 8 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 48, लास्ट में 8 बनना चाहिए। लास्ट में 8 कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी लगा के आगे आ जाइएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर होगा। चलिए यहां देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पे आ जाइए, सभी लोग फोकस करेंगे। अगला सवाल एक फोकस करेंगे, सभी लोग देखिए, समझने का प्रयास करिएगा। अगला सवाल क्या है? अगला जो सवाल है इसको देख लेते हैं। डियर यहां पर समझिए क्या कह रहा है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 108, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिससे 108, 124, 156 को विभाजित करने पर समान शेषफल बचे। जब भी ये वर्ड आ जाए ना, रिमेन सेम रिमाइंडर, जब भी सेम रिमाइंडर बोले और बड़ी से बड़ी संख्या, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, तो समझ जाइएगा हमें HCF कैलकुलेट करना है। बड़ी से बड़ी बोला इसलिए। अगर समान बोल दिया तो उस सिचुएशन में क्या करना है, हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। इसको मैं D1 बोल रहा हूं, डिफरेंस कितना आ जाएगा 16, और इसका D2 बोल रहा हूं, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 32। और ये D1 और D2 का निकाल लेंगे HCF। D1 D2 का HCF निकाल लेंगे, HCF। और HCF कैसे निकलता है आप लोग को भली भांति आती है। 16 और 32 का HCF, 16 और 32 का HCF, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 16। 16 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसका मतलब है कि HCF आ जाएगा 16। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल सभी लोग समझने का प्रयास करिएगा। अगला सवाल क्या है एक बार देख लेते हैं। सभी लोग बहुत ध्यान से इसको समझ जाइए क्या है क्वेश्चन। एक बार सभी भाई ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। मैं रुक जा भाई, रुक जा। चलिए देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक एक बार समझ जाइए। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 8% की बढ़ोतरी और 10% की कमी की गई है, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि की गणना करें। तो सिंपल सा है, यहां पर हमें सक्सेसिव कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। और आपको सक्सेसिव कंसेप्ट पता होगा कि 8% बढ़ोतरी हुई है और
10% की कमी हुई है, तो ये प्लस और माइनस माइनस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड मार देंगे। ये 0 से 0 कट गया, 8 में से 10 जाएगा -2 और ये -0.8, तो ये बन जाएगा -2.8। माइनस ये कब कहना चाह रहा है कि कमी हो रही है, माइनस क्या कह रहा है, कमी हो रही है, तो 2.8% की कमी हो रही है। डियर 2.8% की क्या हो रही है, डिक्रीजमेंट हो रहा है 2.8% का। 2.8% की कमी हो रही है, 2.8 की कमी हो रही है। चलिए आगे बढ़िएगा, इस सवाल को देखते हैं। किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपए पे बेचने पे हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% हानि पे बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस क्या होगा। ऐसे सवालों में क्या करते हैं समझिएगा। 448 में बेचा गया और उसको 832 में बेचा गया, इन दोनों को डिफरेंस ले लीजिए, इन दोनों को घटा दीजिए। तो इन दोनों के घटाने के बाद डियर समझते चलिएगा, यहां से जैसे ही घटाएंगे ना तो देखो 12 में से 8 गया 4 और फिर से 12 में से 4 गया 8 और ये 7 में से 4 गया 384, इन दोनों का डिफरेंस आया 384। क्वेश्चन कह रहा है कि जितने का लॉस हुआ यहाँ पर 448 में बेचने पे जितने का लॉस हुआ है 832 में बेचने पे उतने ही प्रॉफिट हुआ है। तो अगर 1 यूनिट का लॉस हुआ है तो यहाँ 1 का ही प्रॉफिट हुआ है, समझिएगा। अगर कोई सामान यहां मैं खरीद के लाया, यहां बेचा तो 1 का लॉस हुआ, यहां बेचा तो 1 का प्रॉफिट हुआ, तो इन दोनों के बीच में जो गैप बना वो कितने का बना, 2 यूनिट का बना। तो दोनों में जो गैप बना वो 2 यूनिट का बना, मतलब मैं बोल सकता हूं कि 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 384। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 384 को 2 से डिवाइड मार दीजिए तो यहां से 192। अब ये 1 की वैल्यू 192 है, तो 192 को हमें क्या करना होगा, ये हमारा लॉस है और ये हमारा प्रॉफिट है, क्योंकि यहां से बेचने से प्रॉफिट हुआ है, यहां से लॉस, तो जो लॉस है उसमें ये वैल्यू को जोड़ना पड़ेगा। तो यहां से जोड़ने के बाद हमें ये पता चला कि वो वस्तु जो था उसका जो कॉस्ट प्राइस था, सीपी जो था 640 था। अब इस 832 में से अगर 192 को माइनस कर लेते जब भी ये 640 ही आता। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रय मूल्य बताइए। तो अगर हमें सेलिंग प्राइस बताना है तो 640 रुपए का हमारा कोई वस्तु खरीदा हुआ है, मैं तो 640 रुपए में कोई आर्टिकल को मैं खरीद के लाया और 10% की लॉस पे बेच रहा हूं, मतलब ये अपने आप में 100% है, अपने आप में 100% है। और अगर इस 100% में 10% के लॉस पे बेचा गया, इसका मतलब है 90%। और 90% 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इसको कैंसिल कर दीजिए। 9 चौके 36, 6 लास्ट में 6 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा दीजिए, तो ये 576 हो जाएगा। पूरा देखने की जरूरत नहीं है, केवल यूडी लगा दीजिए, यूनिट डिजिट आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए सिंग मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन पे न्यू फाउंडेशन बैच है। आप इसके लिए क्या करिए, सबसे पहले सीटी, बैंक, एसएससी, रेलवे, इंश्योरेंस, एमपी व्यापम एंड अदर एग्जाम के लिए प्ले स्टोर पे जाके सिंग मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। वहां से हमारे पेड क्लासेस भी बहुत न्यूनतम चार्ज पे पढ़ सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। आइए यहां देखिए सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पे निवेश की गई एक राशि 3 साल में, कोई पैसा है वो 3 साल में वो पैसा 7800 हो गया और वही पैसा 5 साल में वही पैसा 11,232 हो गया, 11,232 हो गया। पूछा है कि ब्याज क्या होगा, ब्याज का जो दर है, रेट क्या होगा। रेट हमेशा 1 साल के लिए निकाला जाता है, तो हमें क्या करना होगा, यहां से लेके यहां 3 साल और यहां से लेके 5 साल, तो इन दोनों में टाइम का जो गैप आया वो आ गया 2 साल का। अब हम इस 2 साल के लिए, हमें तो 1 साल के लिए निकालना है क्योंकि रेट परसेंट हमेशा 1 साल के लिए निकलता है। सबसे पहले मैं इसको काट देता हूं, सबसे पहले काट देता हूं 6 से, 6 कम 6, 6 तिया 18। यहां पे भी 6 से काट देते हैं, 6 कम 6, यहां देखिएगा 6 कम 6 5 बचा और 6 अट्ठे 48, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12। 13 से काट दे, 13 से काट दिए तो 100, 13 कम 13, 13 चौके 52, 13 चौके 52, फिर से काट दीजिए।
अगर 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में, और 4 से काटेंगे तो ये 36 बार में। क्लियर है? टाइम कितना है? 2। अगर 2 है तो हमें स्क्वायर रूट लेना होगा, दोनों साइड स्क्वायर रूट। 25 का स्क्वायर रूट 5, 36 का 6। अब बताइए, पहले प्रिंसिपल 5 था, 6 बन गया, तो 5 से 6 बन गया, 1 रुपए का इंटरेस्ट मिला 5 पे, और इंटू 100 कर दीजिए, तो ये मल्टीप्लाई करने पे 20%। तो जो रेट परसेंट होगा, ब्याज का जो दर प्रतिशत होगा वो 20% होगा। ब्याज का जो दर प्रतिशत होगा वो 20% होगा। आइए इस सवाल को सभी लोग समझने का प्रयास करिएगा। इस सवाल को सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे। इस सवाल का सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल बोलेंगे, इसमें अच्छा लैंग्वेज यूज हुआ है। सभी लोग इस सवाल को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। अच्छा सवाल है। थोड़ा सा देखने में, पार्टनरशिप के क्वेश्चंस देखने में लेंदी होते हैं, पर वास्तविक में होते नहीं है। ठीक है, पार्टनरशिप के क्वेश्चंस देखने में बड़े लेंदी लगते हैं। कह रहा कि ए बी सी ने साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। शुरू में ए ने 29,000 रुपए का निवेश किया। कह रहा है कि 3 आदमी है, ए बी और सी। ए ने 29,000 रुपया लगाया और बी और सी ने 25,000, 25,000 रुपये लगाए। 4 महीने के बाद ए ने 3,000 रुपया निकाल लिया, और इसके 2 महीने के बाद सी ने 12,000 रुपये और निवेश कर दिए। अंत में 33,200 रुपये का लाभ में से सी का हिस्सा क्या होगा? अब देखिए, हर में सभी में 2-2, यहाँ देखिए 3-3 जीरो आ रहा है, तो 3 जीरो काट लेते हैं। सभी में 3-3 जीरो आ रहे हैं, तो 3 जीरो अपन काट लेते हैं। सभी में 3 जीरो कॉमन आ रहा है, काट लेते हैं। इसका मतलब है कि ए ने 29 रुपया लगाया था, इसने 25 लगाया था, और इसने भी 25 लगाया था। फिर क्या हुआ कि क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बोला कि बी और सी ने 4 महीने के बाद, तो 4 महीने तक तो यही पैसा रहा, और इसमें से 3,000 मतलब 3 निकाल लिया, तो 29 में से 3 निकाल लिया, 26। अब कह रहा कि इसके 2 महीने के बाद, मतलब 4 में और 2 जोड़ दे तो 6 महीने के बाद सी ने 12 और मिला दिया, तो सी ने 6 महीने तक यही पैसा लगने 12 और मिला दिया, मतलब 37। तो वर्ष के अंत मतलब पूरे 12 महीने, तो 6 महीने तक हो गया है, 6 महीना और। इसका पैसा तो न तो निकाला गया न तो मिलाया गया, मतलब पूरे 12 महीने तक। ये देखिए 4 महीना हो गया था, ये 8 महीना। अब जो मंथ दिया हुआ है वो भी कैंसिल हो रहा है, 2 से काट सकते थे, ये 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 चौके 8, 2 छिक 12, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा 58 प्लस 26 का टेबल 4 बार पढ़िएगा, तो 26 का टेबल 4 बार 104 हो जाएगा, जोड़ने के बाद 162 बन जाएगा। 25 का टेबल 6 बार 150 हो जाएगा, 150, और यहां से हो जाएगा 75 प्लस 111, तो यहां से 186। तो ये तीनों का हमें प्रॉफिट शेयर रेशियो का आ गया कि किस तरह से इनको रेशियो को, प्रॉफिट जो होगा उसे बांटा जाएगा। अब कह रहा है कि इनको अंत में जो प्रॉफिट हुआ है, अगर हम इन सबको जोड़ दें तो ये बन जाएगा 8, 8 5 13, और ये हो जाएगा 498 यूनिट। इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ, जो कि बराबर है 33,200 के। तो एक यूनिट का मान हो जाएगा, एक यूनिट का मान हो जाएगा 33,200 को डिवाइड देना है 498 से, 498 से। तो कह रहा है सी का हिस्सा कितना होगा? तो देखिए सी का हिस्सा यहां से कितना है, 186, मतलब हमें यहां से 186 का वैल्यू बताना है। चलिए 6 से कैंसिल कर दीजिए, 6 तिया 18, 6 कम 6, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48, 6 तिया 83 का टेबल पढ़ लेंगे 400 बार में, और मल्टीप्लाई कर दें तो यहां से आंसर आ जाएगा 12,400। तो 12,400 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन अगर आपको ये आइडिया कैलकुलेशंस का है तो आप बड़े आराम से कर सकते थे। देखिए क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। एक क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 7.2 था। रन रेट का मतलब होता है एक ओवर में प्रति ओवर कितना रन आ रहा है, मतलब हर ओवर में 7.2 रन बन रहे थे, और 10 ओवर तक ऐसे ही चलता रहा, हर ओवर में 7.2 मतलब एवरेज। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अब बाकी के 40 ओवर खेलने बाकी हैं,
और उसका एवरेज कितना होगा, मैंने अपने मन से ये लगा लिया x की। अब 40 जो ओवर है उसमें हर ओवर में वो कितना रन मारेगा, x मारेगा, ताकि 272 के जो टारगेट है उसको वो पूरा कर सके। 272 का टारगेट है, इनको मल्टीप्लाई किए, पॉइंट नीचे आ गया 10, तो 10 से 10 कट गया, तो ये 40x बराबर 272 में से 72 जब माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 200, और 40 को 2, ये देखिए कट गया, x बराबर 5, मतलब जो बाकी के 40 ओवर बचे हर ओवर में 5-5 रन बनाने होंगे। ये हुआ कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझने वाला। अगर आपको सिंपल ऐसे सोचना है तो ऐसे सोचो कि हर ओवर में 7.2 रन बना रहा है और 10 ओवर तक, इसका मतलब है 72 रन बना लिया है। 272 की टारगेट को अचीव करना है, 72 बना लिया है, मतलब कितना बनाना बाकी है, तो 272 में से 72 रन बना लिया है, 200 रन बनाना है। और इस 200 रन को कितने ओवर में बनाना है, 40 में, तो 40 ओवर में 200 बनाना है, इसका मतलब हर ओवर में 5-5 रन बनाना होगा। तो ऐसे भी सोच सकते हैं, और ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर भी कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। एक मिश्र धातु में 40% चांदी है, ठीक है, 30% तांबा है, 30% निकेल है। 25 किलोग्राम मिश्र धातु में कितनी चांदी मिश्रित की जानी चाहिए, कितना चांदी मिलाना चाहिए ताकि नए मिश्र धातु में 50% चांदी हो जाए। पूरे क्वेश्चन में केवल और केवल चांदी की बात हो रही है, सिल्वर की बात हो रही है। तो जो मिश्र धातु है उसमें पहले बताइए कितना चांदी है, तो आप बोलेंगे पहले से चांदी 40%, और इसमें कितना चांदी मिलाया जाए। जब आप केवल चांदी मिला रहे हैं तो वो तो प्योर चांदी है, जिस चांदी को आप मिला रहे हैं वो तो प्योर है। ये तो मिश्र धातु है, इसमें चांदी भी है, तांबा भी है, निकेल भी है, मतलब ये तो एलॉय है, एक प्रकार का मिश्र धातु है। लेकिन जो चांदी आप मिला रहे हैं उसमें तो केवल चांदी है, मतलब 100% उसमें चांदी है। और जैसे ही ये दोनों आपस में मिक्स हुए एक नया परसेंट बन गया चांदी का, जो कि कितना बन गया, 50%। यहां से जैसे ही 100 में से 50 गया 50, 50 में से 40 गया 10। अगर हम इसका रेशियो बना ले तो ये रेशियो बन जाएगा 2:1। ये बन जाएगा, डियर समझने का प्रयास करिएगा, कितना बन जाएगा, 2:1, क्योंकि यहां से 50 और ये 10। क्लियर है, 2:1। क्वेश्चन को एक बार कहीं कोई मिस्टेक हो गया क्या, एक बार चेक कर लीजिएगा। 40 ठीक है, ठीक है, यहां से 50, यहां से 10, ये 5 है, देखिए कैंसिल करने के बाद ये 5:1, 0 से 0 कट गया, 5:1। अब कह रहा है कि 25 किलोग्राम मिश्र धातु में कितनी चांदी मिलाई जानी चाहिए। ये जो रेशियो होता है ये क्वांटिटी का होता है, उसकी मात्रा का रेशियो होता है। इसका मतलब है कि ये हमारा मिश्र धातु था और मिश्र धातु की ये क्वांटिटी है। तो बताइए 5 किसको बता रहा था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये 5 यूनिट बता रहा है 25 kg को। तो हमसे पूछ रहा है कितना चांदी मिलाया जाए, तो जो चांदी मिक्स किया गया उसकी क्वांटिटी कितना है, 1 यूनिट। तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 25 को 5 से डिवाइड दे दीजिए, 5 kg। तो यहां से आंसर आ जाएगा 5 kg। 5 kg लगा के आगे बढ़ जाइएगा, 5 kg लगा के सभी भाई क्या कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है एक बार सभी लोग समझ जाइए क्या है, क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, समझने का प्रयास करते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है, और फिर हम इसको अच्छे तरह से करेंगे। एक बार सभी लोग ध्यान पूर्वक सवाल को पढ़ लीजिए, ध्यान पूर्वक। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि XYZ एक काम को 46, 92 और 23 दिन में पूरा कर सकते हैं। X कितने दिन में, 46 दिन में, Y कितने दिन में, 92 दिन में, Z कितने दिन में, 23 दिन में। तो यहां से टोटल वर्क निकाल लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 92। टोटल वर्क कुल काम 92 को डिवाइड दीजिए 2, 1, 4, ये इसका इफिशियंसी हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि X ने काम शुरुआत किया, Y 2 दिन के बाद जुड़ गया। अगर हम यहां से समझने का कोशिश करें तो सबसे पहले काम X शुरू किया,
2 दिन तक काम चला, 2 दिन तक काम चला, फिर x के साथ साथ y भी इस काम में जुड़ गया। फिर क्वेश्चन है कि यदि z प्रारंभ से 8 दिनों के बाद जुड़ गया, 8 दिनों के बाद, 2 दिन बीत गए हैं, 6 दिन और इन लोगों ने काम किए। अब इसके बाद x भी है, y भी है, z भी है, अब ये मिलके काम किया। तो क्वेश्चन है कि x ने कितने दिन तक काम किया, मतलब इस काम में x कितने दिन तक बना रहा। समझिएगा, x एक दिन में 2 काम करता है और इसने शुरुआत के 2 दिन काम किए, तो शुरुआत के 2 दिन काम किए मतलब 2 दूनी 4, तो इसने कितने काम कर लिए, 4 काम कर लिए। अब समझते हैं x और y दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किए, तो दोनों मिलकर 3 काम करते हैं और 6 दिन तक किए, तो ये दोनों ने मिलकर 18 काम कर लिए। अब यहां से पता चला कि टोटल काम था 92, जिसमें से 22 काम हो गया है। टोटल 92 वर्क था, जिसमें से 22 काम इन लोगों ने कर लिए। तो अब जो वर्क लेफ्ट है, जो वर्क बच गया, लेफ्ट वर्क, तो 92 में से 22 काम हो गया, इसका मतलब है 70 काम बच गया। अब ये 70 काम को कौन करेंगे, तीनों करेंगे, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों कर रहे हैं, तो तीनों कर रहे हैं, तो तीनों की इफिशियंसी 4, 2, 6 और 1, 7, तो तीनों मिलकर कितने दिन ले रहे हैं, 10 दिन। अब एक बात समझ आया कि क्वेश्चन कह रहा था कि बताइए एक्स उस काम पे कितने दिन करेगा। तो एक्स शुरू से लेके अंत तक बना हुआ है, तो 2 दिन यहाँ किया, 6 दिन यहाँ किया और 10 दिन यहाँ किया। तो हमसे अगर ये पूछा कि टोटल समय कितना लिया, तो 10 + 6 + 2, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 18 दिन। 18 दिन लगा के आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन देखते हैं। एक कार पहले 275 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है और अगले 315 किलोमीटर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगा। आपसे पूछा है एवरेज स्पीड क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है कि एवरेज स्पीड क्या होगा। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब ध्यान दीजिए, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 275 + 315, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 275 को 275 को 50 से डिवाइड दे देंगे, प्लस 315 को डिवाइड दे देंगे 70 से। क्लियर यहां तक। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, बड़े आराम से बन जाएगा। जैसे ही सॉल्व करेंगे ये 590 हो जाएगा। यहां से कैंसिल कर लेते हैं, 25 का टेबल 2 बार, 25 एकम 25 और 25 एकम 25, 11/2, 11/2 का मतलब होता है 5.5। यहां से कैंसिल कर लीजिए, 7 का टेबल पढ़ेंगे 10 बार, 7 के 28 और 7 × 35, मतलब यहां से 4.5। तो यहां से 5.5 4.5 जोड़ने पे नीचे आ जाएगा 10, 0 से 0 कट जाएगा, इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगा 59 किलोमीटर पर आवर। 59 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी लगा के आगे बढ़ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि 4x + 2y का क्यूब प्लस 4x - 2y का क्यूब बराबर है इसके। अब एक बात समझिएगा सभी लोग, a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब। डियर ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, 2 × a³ + 3ab²। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि a + b का होल क्यूब प्लस a - b का होल क्यूब 2 × a³ + 3a² होता है। अब आइए यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। तो चलिए यहाँ पर लगाते हैं फॉर्मूला, 2 × a को हम रखेंगे 4x, तो 4x का क्यूब हो जाएगा, 4 का क्यूब 64, x का क्यूब x³ प्लस 3 × a के जगह 4x, b की जगह पर 2y, तो 2y का स्क्वायर हो जाएगा 4y। यहां से देख लीजिए सभी लोग, 2 × 64x³ प्लस 4 के 16, 16 तिया 48 xy। क्लियर डियर। यहां पर स्क्वायर भी है, यहां पर देखिएगा ये स्क्वायर हो जाएगा y²। अब एक बात हमें समझना है कि यहाँ तो 16 दिख रहा है, मतलब हमें यहाँ 16 चाहिए, तो
तो यहाँ 16 कब आएगा, जब हम 8 बाहर ले लेंगे। तो जब मैं 8 बाहर ले लूंगा तो ये बन जाएगा 8x³ प्लस जब इसमें से 8 बाहर लेंगे तो 6xy²। तो ये 16 हो जाएगा। अब कंपैरिजन कर देंगे इससे, तो देखिए 16 से 16 कट जाएगा, x³ से x³ तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगा a बराबर 8। अगर ये पूछा होता a की वैल्यू तो 8, b पूछा होता तो xy² से xy कट गया, b की वैल्यू 6। अगर ये पूछा होता तो b बता देते, a पूछा होता तो 8 बता देते। लेकिन क्वेश्चन है कि आपसे पूछा है हाफ रूट अंडर a का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये 64 और 36 100, 100 का वर्गमूल 10, 10 का आधा, तो आंसर आ जाएगा 5। तो आपको आंसर लगा के आना है ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया सवाल था, इसे गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल में इसको रखेंगे। चलिए यहाँ देखिएगा, इस सवाल को एक बार समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है कि ये देखिए इतना बड़ा नंबर दिया है, उसके क्यूब लगे हैं, यहाँ भी क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब है। अब एक चीज दिख रहा है, यहाँ 64 को बाहर इन लोगों ने रखा है, अपन इस 64 को अंदर डाल सकते हैं। कैसे, a² माइनस 4b² और पावर में क्यूब लगा है। अगर इस 64 को अंदर ले जाए तो ये 4 बन जाएगा, बताइए हाँ या ना, क्योंकि 4 का क्यूब होता है 64, तो ये अंदर 4 जा सकता है। तो ये बन जाएगा 4b² माइनस, अब 4 का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16c² और ये देखिए क्यूब बन गया, प्लस 16c² माइनस a² और ये क्यूब। फिर से समझने का प्रयास करिएगा, मैंने क्या किया, इस 64 को यहाँ से 4 का क्यूब मतलब अंदर ले गए तो 4 बन गया, फिर मल्टीप्लाई कर दिए। अब एक बात समझिएगा, a³ ये पूरे को मैं ऐसे मानता हूँ x³ प्लस y³ प्लस z³। x³ प्लस y³ प्लस z³ होता है 3xyz। लेकिन ये कंडीशन कब होगा, जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर होगा। मतलब अगर हम a² और ये देखिए a² कट जाएगा, ये माइनस 4b² ये प्लस 4b² कैंसिल हो जाएगा। मतलब अगर हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो वैल्यू 0 आएगा। इसका मतलब हुआ कि इसको सॉल्व करने पे सिंपल तरीके में हम लिख सकते हैं 3 इंटू ये हमारा a² माइनस 4b² माइनस 16c² माइनस a², ये इसका फॉर्मूला बना। नीचे देखिए फिर से यहाँ पर जोड़ने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब इसका फिर से फॉर्मूला बनेगा 3 इंटू कंप्लीट लिख लीजिए a माइनस 2b माइनस 4c माइनस a। अब यहाँ से एक 3 से 3 कट गया। अगर हम यहाँ पर देखने और समझने का प्रयास करें तो a² माइनस b², तो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो इसे लिख सकते थे a माइनस 2b और a प्लस 2b। तो देखिए नीचे माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, मतलब सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ, इससे ये कट जाएगा तो बचेगा a प्लस 2b। ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो बचेगा 2b प्लस 4c। माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा 4c प्लस a। अब ये देखिए कहीं ऑप्शन में दिख रहा है तो सबके आगे 2 4 दिख रहे हैं। अब यहाँ से कॉमन देखिए निकल जाएगा, दोनों में से 2 बाहर निकल जाएगा, तो a प्लस 2b, जब यहाँ 2 निकल गया तो b प्लस 2c और 4c प्लस a। तो इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का एक्यूरेट आंसर होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, सुंदर सवाल बोलेंगे, बहुत बढ़िया सवाल। 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का केंद्र जो है वो O है। एक सर्कल है, इसका सेंटर पॉइंट O है, इसका सेंटर पॉइंट O है। अब 20 सेंटीमीटर डायामीटर है, ध्यान से समझिएगा, इसका डायामीटर मतलब सेंटर से गुजरने वाली लाइन, सेंटर से केंद्र से होकर गुजरने वाली लाइन हमारा डायमीटर हो जाएगा। टी वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु है, यहां पर मैं अपनी मन से टी पॉइंट बना लिया। अब कह रहा है कि टी ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा का इंग्लिश में टेंजेंट लाइन कहते हैं। मतलब ये टी है, यहां पर मैं अपनी मंजिल से ए पॉइंट ले लेता हूं और आप क्या करिए यहां से कोई पॉइंट ज्वाइन कर दीजिए। ये हमारा कोई पॉइंट ले लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं टी, ये हमारा टी हो गया।
अब कह रहा है कि बताइए एक की ओटी, ओटी ये ओ है और ओ से लेके टी, ओटी दिया है 26 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है टीए की वैल्यू कितनी होगी, मतलब ये टी और ए ये डिस्टेंस आपसे पूछा है। पहले एक बात समझिए, कभी भी किसी भी सर्कल में अगर सेंटर से स्पर्श रेखा पे टेंजेंट लाइन पे, टेंजेंट लाइन मतलब किसी एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए, अगर सेंटर से टेंजेंट लाइन पे हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, 90 डिग्री ऑलवेज हमेशा। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ कितने डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा 90, और 90 के सामने कितना है 26। अगर ये डायामीटर 20 है, अगर पूरा 20 है तो बताइए 20 है तो सेंटर से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा 10, क्योंकि व्यास का आधा होता है रेडियस, सेंटर से ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा रेडियस। और आपको ट्रिपलेट पता होगा 5 12 13, 5 12 13 किसी भी एक त्रिभुज का ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसको डबल कर दे तो 10, इसको डबल कर दे तो 24, इसको डबल कर दे तो 26, तो 10 24 26, तो 10 26 किसकी कमी है 24। इसका मतलब हुआ कि टी से लेके ए का डिस्टेंस रहा होगा 24, तो 24 लगा के आगे बढ़ जाइएगा, 24 लगा के आगे बढ़ जाइएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन देखिए क्या करा है, केंद्र ओ वाले एक वृत्त में जीवाएं पी आर और क्यू एस आगे बढ़ाए जाने पे बिंदु टी पर मिलती हैं। ठीक है, हमारे पास एक सर्कल है, एक वृत्त है जिसकी सेंटर केंद्र को ओ मान लेते हैं, यहाँ सेंटर ओ है। क्वेश्चन बोला कि पी आर और क्यू एस को आगे बढ़ाया गया कि बिंदु टी पे। अगर मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर पी ले लेते हैं, इसको क्यू ले लेते हैं, ये पी आर है और ये क्यू एस है, दोनों को जिस पॉइंट पे मिलाया गया वो टी पॉइंट है। ये पी आर को आगे बढ़ाया गया, ये क्यू एस को आगे बढ़ाया गया। क्लियर है? क्वेश्चन है कि पी क्यू वृत्त का व्यास है, तो देखिए पी और क्यू वृत्त का व्यास है, सेंटर से गुजर रहा है। यदि आर ओ एस, यहां पर एक बात दिया है आर ओ एस, इसका मतलब है हमें आर ओ एस यहां से समझिएगा, अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं तो ये एंगल हमें दिया हुआ है 42 डिग्री, 42 डिग्री। तो आपसे पूछा है कि पी टी क्यू क्या होगा, पी टी क्यू ये एंगल हमें बताना है कि ये एंगल क्या होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर ये हमारा सेंटर है तो सेंटर से सरकमफ्रेंस पे मिलाने वाली डिस्टेंस, सर्कल से सरकमफ्रेंस दिलाने वाली डिस्टेंस, ये दोनों साइड सेम है, तो इसके सामने का जो कोण होगा, इसके सामने का जो कोण होगा, अगर मैं इसको अपने मन से थीटा मान लूं तो ये हमारा थीटा बन जाएगा। ये देखिए सेंटर से ये डिस्टेंस और ये सेंटर से ये डिस्टेंस बराबर होगा, तो इसके सामने का जो एंगल, अगर अपने मन से इसको अल्फा मानूं तो इसको भी अल्फा मानेंगे। क्लियर है? अब ध्यान से समझिए कि इस सीधी रेखा पे जितने भी एंगल बनेंगे सबको जोड़ने पे 180, तो ये अगर अल्फा ये अल्फा है तो ये बनेगा 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस 2 अल्फा, 2 अल्फा। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, तो अल्फा प्लस अल्फा, तो ये हिस्सा जो होगा 180 माइनस 2 अल्फा होगा। इसी प्रकार से ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, और ये दिया हुआ है 42, सबको जोड़ने पे 180, 180 से 180 कट जाएगा। डिगर समझने का प्रयास करिएगा, 2 अगर बाहर ले ले तो अल्फा प्लस थीटा बराबर 222, अगर 2 से कैंसिल कर दूं तो ये 111 हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा 111। मेरा क्वेश्चन है कि ये वाला मान क्या होगा। अगर मैं पूरे त्रिभुज बड़े वाले ट्रायंगल को देखूं तो ये हमारा थीटा है, ये हमारा अल्फा है, और ये हमें बताना है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, जिसमें से थीटा प्लस अल्फा 111 है। तो अगर 180 टोटल है उसमें से 111 माइनस कर दें तो ये पता चल जाएगा कि ये वाला जो एंगल रहा होगा 69 डिग्री रहा होगा। तो 69 डिग्री लगा के आगे बढ़ जाइएगा, 69 डिग्री लगा के हमारे भाई आगे बढ़ जाइएगा। अगला सवाल, त्रिभुज, यहाँ देखिए समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रहा है, उसकी ऊंचाई क्या होगा। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में, अगर इसकी साइड ए है तो हाइट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है √3/2, √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड। तो हाइट पूछा है
√3/2 साइड की वैल्यू देख लीजिए कितना है, प्रत्येक भुजा की लंबाई 8, तो 2 से कट गया 4 बार में, तो आंसर आ जाएगा 4√3 सेंटीमीटर। 4√3 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा दीजिएगा, आगे बढ़ जाइए। अगला सवाल समझने का प्रयास करते हैं। एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर रास्ते की चौड़ाई 4.5 मीटर है, इसका क्षेत्रफल 10, यहाँ देखिए 105.75 मीटर स्क्वायर है, तो 100 रुपये प्रति मीटर की दर से रास्ते पे बाड़ लगवाने का खर्चा कितना आएगा, यही है ना। देखिए कितना आसानी से आप आसानी से सवाल को कर लेंगे, पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से ये सवाल इतना आसानी से बन गया, और कुछ भी आपको दिक्कत देगा नहीं। सबसे पहले इस सवाल को एक बार समझ लेते हैं। हमारे पास एक वर्गाकार खेत था, ये वर्गाकार प्लॉट था। अब मैं अपने मन से इसकी साइड को x मान लिया। अब इसके चारों तरफ 4.5, इसके चारों तरफ 4.5, तो ये 4.5 इधर भी और 4.5 इधर भी, इसी तरह से इधर भी। तो बताइए 4.5 यहाँ और 4.5 और बढ़ाया तो जो बड़ा त्रिभुज बनेगा ये x + 9, 4.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब ये रास्ता है, ये हमारा रास्ता है डियर, ये हमारा रास्ता हो जाएगा। तो रास्ता का जो क्षेत्रफल निकलेगा बड़े वाले वर्ग में से, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर, छोटे वाले का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब a² - b², एक बार जोड़िएंगे और एक बार घटाएंगे, जब दोनों को घटाएंगे तो x कट जाएगा 9, और ये बन जाएगा, पॉइंट नीचे आ जाएगा तो नीचे 100। अगर हम यहाँ से 2x + 9 निकालना चाहें तो 10575/100, और ये हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं बड़े आसानी से, इसको कैंसिल कर दीजिए। तो 5 से काटेंगे तो 5 का टेबल 20 बार, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 फिर से काट दीजिए, 5 चौके 20, ये हो जाएगा 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। क्लियर है। अब ये देखिए 3 से काट सकते हैं, तो 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 3 चौके 12। क्लियर डियर, 3 से फिर काट दीजिए, 3 चौके 12, ये 47/4 आ गया। तो हमें x की वैल्यू निकालना है, तो 2x बराबर 47/4 - 9, तो ये देखिए 9 चौके 36, 47 में से 36 गया, 11/4, तो x की वैल्यू 11/8 हो जाएगा, 2 नीचे डिवाइड में आ गया। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 11/8 हो गया। अब हमें क्या करना है, इस पे बाड़ लगवाने हैं, इस रास्ते पे बाड़ लगाना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। बाड़ लगाने का मतलब फेंसिंग करना है। दो तरीका है, एक तो बाहर भी फेंसिंग कर सकते हैं और एक हम अंदर भी कर सकते हैं। एक बात बताइए, आपका ये घर है और इसके सामने चारों तरफ आपने पार्किंग बना रखा है, लेकिन फेंसिंग कहाँ करवाएंगे, अपने घर की सुरक्षा के लिए यहीं पे करवाएंगे ना, या हो सकता है बाहर करवा देंगे। तो चलिए ध्यान देते हैं, अगर आपने बाहर नहीं करा के अंदर कराया है तो x का मान ये है, तो x का मान ये है, तो फेंसिंग करवाए हैं तो चारों तरफ फेंसिंग होगा, चारों तरफ फेंसिंग होगा। तो पहले ये बताओ कि कितने क्षेत्र को आप फेंसिंग करवा रहे हो। तो फेंसिंग करवा रहे 11/8, 11/8 में 4 का मल्टीप्लाई करो, 11/8 इसकी साइड की लंबाई है ये, और ये ऐसे ऐसे साइड 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और इनटू खर्चा कितना आ रहा है, 1 मीटर का खर्चा 100 है, तो 100 से गुणा कर दो, कॉस्टिंग निकालना था। 4 से कट गया 2 बार में, 2 से कट गया 50 बार में, 50 में 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 550। तो बहुत बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था। याद रहे फेंसिंग हम बाहर में भी कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस थे वो थोड़े मजेदार थे। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखिएगा, बड़ा आसान सा सवाल है, वैल्यू पुटिंग का सवाल है, सिंपल। आपको अगर वैल्यू पता है तो आप बड़े मान रख सकते हैं। देखिए 8√3 साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2, tan 30 का मान होता है √3, cos 0 का मान होता है 1, साइन 45 1/√2, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो ये 1/2, cos 30 का मतलब कितना हो जाएगा, √3/2, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। बस अब सॉल्व कर लीजिए,
ये 2 से कट जाएगा 4, √3 3, तो चलती आई 12 -3 प्लस 3/2 और ये कट गया तो 3/2। 3/2 3/2 मतलब आधा और आधा, ये दोनों मिलकर 3 बनेगा, तो -3 से +3 चला गया, तो सिंपल आंसर आ जाएगा 12। तो लगा के आ जाएंगे 12। 12 इस सवाल का आंसर होगा। डियर अगला सवाल देखिएगा, इसको देखते हैं, समझते हैं। दिया है कि cos a माइनस बी बराबर √3/2। अभी अपनी चर्चा हुई थी कि √3/2 किसकी वैल्यू होता है, √3/2। कॉस के कौन से थीटा पे √3/2 आता है, तो कॉस के 30 डिग्री पे आता है, 30 डिग्री पे। मतलब कॉस के कौन से एंगल के लिए ये वैल्यू होता है, तो 30 डिग्री के लिए वैल्यू होता है। इसका मतलब है कि जो एंगल यहाँ लिखा है a माइनस बी, ये 30 डिग्री रहा होगा। सेक a बराबर 2। अब इस a के जगह पर सेक के कौन से थीटा पे 2 आता है, सेक के कौन से वैल्यू पे 2 आता है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब a का मान 60 है, हमसे b निकालना है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, a माइनस 30। यहाँ b निकालना है तो b को इधर भेज दीजिए, 30 को इधर, और a का मान 60 है, तो b की वैल्यू हो जाएगा 60 माइनस 30 बराबर 30। तो 30 डिग्री लगा के सभी साथी हमारे आगे बढ़ जाइएगा, 30 डिग्री इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला सवाल देखिएगा, सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक ऊर्ध्वाधर खंभा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार समतल जमीन पर इस प्रकार स्थित है कि खंभे के शीर्ष से मीनार के शिखर, खंभे के शीर्ष मतलब खंभा का जो टॉप होगा, ये देखिए, ये जो खंभा का टॉप होगा ये इसका टॉप है। मीनार का शीर्ष मतलब मीनार का शीर्ष ऊपर है, मीनार और भी ऊपर है, तो ये मीनार हो गया, क्लियर है। का उन्नयन कोण मतलब एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये इसका शीर्ष था लेकिन मीनार ऊपर था, तो ये एंगल कितना बन रहा था, 60 डिग्री। तथा मीनार के तल का अवनमन कोण, जब हम यहां से देख रहे हैं इसके तल को, ध्यान से समझिएगा, इसके तल को हम यहीं से देख रहे हैं, तल मतलब बॉटम को। अवनमन कोण जब हम ऊपर से देखते हैं तो उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, तो ये 30 डिग्री, तो ये भी बन गया होगा 30 डिग्री। जब कोई लाइन दोनों पैरेलल हो और उसको ट्रांसवर्सल लाइन करता है, तो ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा, इसको बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब यहां ध्यान देंगे, तो ये हो गया 30 डिग्री, क्लियर है यहां तक। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मीनार की ऊंचाई 76 मीटर है, अगर मीनार की हाइट जो है वो अगर 76 मीटर है, मतलब मीनार जो है वो 76 मीटर का है, तो आपको बताना है कि खंभे की ऊंचाई कितनी है। मतलब इस खंभे की ऊंचाई आपसे पूछा गया है कि ये क्या होगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ एक लॉजिक बता रहा हूँ, सब लोग समझिएगा। अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर ये 30 डिग्री का एंगल हो, तो 30 डिग्री के सामने 1, ये √3 और ये 2, ये रेशियो आपको दिमाग में रखना है। अगर सपोज करिए कि ये 60 डिग्री होता, अगर यहाँ एंगल 60 डिग्री होता, तो उसके सामने √3, ये 1 और ये 2 होता है। बस ये दो बातें आपको याद रखनी है। अगर ये 60 डिग्री है तो यहाँ पर √3 और यहाँ पर 1 हो। अगर हम इस 30 डिग्री की बात करें तो 30 डिग्री के सामने, अगर 30 डिग्री की बात करें तो 30 डिग्री के सामने 1 होगा और ये √3 होगा। अब एक बात समझिएगा, अगर एक बात को आपको क्या समझना है कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ये 1 है और ये √3 है, दोनों को बराबर करना है। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए इस √3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो इसमें भी करेंगे, तो √3 कितना हो जाएगा, 3। जब इस 1 का मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी करेंगे, तो ये √3 होगा, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 होगा। इसका कहने का मतलब है कि अगर ये हाइट 1 है तो इसके सामने ये भी डिस्टेंस बराबर होगा, तो ये 1 हो गया। और ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था, 3, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, 1। तो कंप्लीट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 4 यूनिट, और यही 4 यूनिट बता रहा है 76 मीटर को। 4 से काट दीजिए 19 बार में। क्वेश्चन है कि खंबे की हाइट बताइए, तो खंबे की हाइट 1 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आंसर आ जाएगा 19 मीटर। तो आंसर डियर कितना आ जाएगा, 19 मीटर। 19 मीटर लगा के आगे बढ़ जाइएगा, 19 मीटर लगा के सभी भाई मेरे आगे बढ़ जाइएगा। ये सवाल देखते हैं क्या कह रहा है एक बार।
देखिएगा, सभी लोग समझने का प्रयास करिएगा। बहुत यूजफुल सेशन है, बहुत महत्वपूर्ण है, बस अच्छे से समझते चलिए। एक एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को। कह रहा है कि 23 मीटर लंबा खंभा, एक खिड़की जो गली के एक तरफ भूतल से 3√5 मीटर ऊपर स्थित है। कह रहा 23 मीटर लंबा खंभा, एक खिड़की जो गली के एक तरफ भूतल से। अब यह देखिए कोई गली है, जैसे घर के आगे एक गली जा रहा है, सपोज करिए, मानता हूं ये हमारा गली है, तो उसके कुछ हाइट पे एक खिड़की है। ऐसे समझिए कि हमारा ये गली के कुछ हाइट है। कितना हाइट दिया है? 3√5 मीटर। इतने हाइट पे एक झरोखा है, यहां पर झरोखा है। अब कह रहा है खंबे के पाद को समान बिंदु पर रखते हुए, अब यहां पर एक कोई पॉइंट है, इस लाइन के बेस पे जो भूतल है वहां पर कोई पॉइंट है, और खंबा या ऐसे समझो कि ये एक सीढ़ी लटका हुआ है, सीढ़ी ऐसे इससे झुका हुआ है, और सीढ़ी की हाइट है 23 मीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि गली के दूसरी ओर 4√15 मीटर पे स्थित खिड़की तक पहुंचाया जाता है। अब यहाँ पर एक और बिल्डिंग है, ऐसे समझिए एक और खिड़की है जो कि दूसरे किनारे है, उसी गली के दूसरे किनारे किसी बिल्डिंग पे, यहाँ पर 4√15 मीटर पे है। और इसी को पहले ये ऐसे झुका हुआ था, अब दूसरे किनारे झुका दिए। होता है ना, जैसे आपके कमरे में एक सीढ़ी ऐसे लगाओ इस दीवार पे, फिर क्या किए, इसी दूसरे दीवार पे लगा दिए। तो अब यही इसकी हाइट तो सेम ही रहेगा, जितना इसका हाइट था 23 मीटर, आज भी 23 मीटर रहेगा। तो पूछ रहा है कि बताइए ये दोनों जो घर है ना, ये दोनों, इनके बीच की फासलाएं कितनी हो जाएंगे। देखिए सड़क की चौड़ाई कितनी होगी। अब ये सड़क था, ये सड़क था, ऐसे सड़क, एक घर इधर था एक घर इधर था, बीच के किसी पॉइंट से कैसे निकलेगा समझने का प्रयास करिएगा। ये 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, तो 90 के सामने क्या हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो ये निकलेगा कैसे, रूट अंडर 23 का स्क्वायर 529 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 9 पचे 45। जैसे ही यहां से माइनस करेंगे डियर, तो ये बन जाएगा 4 8 4 484। तो 484 किसका स्क्वायर रूट होता है, 22 का। क्लियर। अब आप यहां पर देखिए ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो रूट अंडर 23 का स्क्वायर, ये 90 है, 529 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और रूट 15 15, तो 16 में 15 करेंगे तो 240। तो यहां से आ जाएगा 289, रूट अंडर 289, और 289 का मतलब हो जाएगा 17। तो ये डिस्टेंस 22 प्लस 17, तो हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस। तो 22 प्लस 17 जोड़ दीजिए, 39 आंसर आ जाएगा। 39, 39 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, 39। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। अगला सवाल जो डियर दिया है वो पाई चार्ट का है। अगला सवाल किसका है, पाई चार्ट का है। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नांकित पाई चार्ट में एक परिवार का विभिन्न मदों पे होने वाला मासिक व्यय दर्शाता है। परिवार हर महीने में इतना रुपया कमाता है, लेकिन मिसलिनियस पे खर्च किया गया व्यय बच्चों की शिक्षा पर खर्च किए गए व्यय से कितना ज्यादा है। कह रहा है कि जो मिसलिनियस पे खर्चा है, तो मिसलिनियस पे इसने 75 खर्चा किया है, बच्चों की शिक्षा पे 70 डिग्री किया है, तो कितना ज्यादा किया, 75 डिग्री 70 डिग्री से 5 डिग्री ज्यादा है। हमें 5 डिग्री का मान बताना है, लेकिन ये महीने का खर्चा है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी पे। अब देखिए ध्यान से, टोटल होता है 360 डिग्री कंप्लीट, और यही बता रहा है, यहां से देखें तो 108 पे 3 जीरो, अगर 360 से काट दूं तो ये 1 डिग्री का मान हो जाएगा 300, और हमें निकालना है 5 डिग्री। तो 5 डिग्री की वैल्यू निकल जाएगा, 300 में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15,000 आंसर आ जाएगा, सॉरी 1500 आंसर आ जाएगा। तो 1500 लगा के आप लोग आगे बढ़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। इस सवाल को एक बार ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चन है कि निम्नांकित बार ग्राफ 2014 से 2018 तक ए और बी प्रकार की कारों के मिलियन में निर्यात को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन करें और उसके दिए गए आंसर्स को बताइए। मतलब 2014 से लेकर 2018 तक दो प्रकार की कार ए और बी के एक्सपोर्ट्स को बताता है, कितने एक्सपोर्ट्स होते हैं। ठीक है, आइए इसके आधार पे जो सवाल है उसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2014 से 17 में बी प्रकार की कारों का
कुल निर्यात 2015 से 18 में ए प्रकार के कारों के कुल निर्यात से कितना प्रतिशत अधिक है? तो सबसे पहले तो हम फोकस करेंगे बी प्रकार के और फिर हम फोकस करेंगे ए प्रकार के। तो 14 से 17 देखेंगे बी प्रकार के, 14 से 17 में जाइए बी प्रकार के। तो ये देखिए 250, यहाँ देखिए बी प्रकार के कौन कौन से हो जाएंगे, 225, फिर कितने हैं 250, 14 से 17 चलना है तो 14 में 225, फिर देखिए 250, फिर यहाँ पर देखेंगे तो 200 और फिर इसके बाद देखेंगे तो 275। अगर हम इनको जोड़ दें तो ये बन जाएगा 500, 500 में अगर 450 जोड़ दें तो ये बन जाएगा 950। मतलब 14 से 17 में टोटल जो निर्यात हुआ मिलियन में ही होगा ये 950। अब आइए यहाँ पर क्वेश्चन है कि 15 से 18 में ए प्रकार, 15 से 18 में ए प्रकार, तो 150, 150 और फिर इसके बाद 275, फिर 175 और 300। अब अपन इसको जोड़ लेते हैं। देखिए अगर इसको जोड़ेंगे आप तो 300, 450, 450 में से जोड़ेंगे तो 600, 600 में 300 जोड़ेंगे तो 900, तो ये हो जाएगा 900। अगर हम रेशियो बना ले तो 0 से 0 कट गया, 5 का टेबल 19 बार, 5 का टेबल 18 बार। पूछ रहा है बी ए से कितना परसेंट ज़्यादा है? एक ज़्यादा है 18 की तुलना में, परसेंट निकालना है 100 से कर दीजिए। 9 का टेबल या 2 का टेबल 9 बार, 2 का टेबल 50 बार, 50 को 9 से डिवाइड देंगे, 9 पच्चे 45, 5 पॉइंट समथिंग। पूरा मत सॉल्व करिए, 5 पॉइंट समथिंग। देखिए 5 के अप्रॉक्स में एक ही आंसर आ रहा है। आगे बढ़ जाइए, पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता है। किस वर्ष में ए प्रकार की कारों का निर्यात 5 वर्षों में बी प्रकार के किए गए औसत निर्यात से 55 मिलियन कम है? क्वेश्चन कर रहा है कि ऐसा कौन सा वर्ष है जिसमें जो ए का जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो बी द्वारा पूरे 5 साल में जितने भी एवरेज हुए हैं उससे 55 कम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 5 साल में बी का एवरेज निकाल लेंगे। सबसे पहले हम बी का एवरेज निकाल लेंगे। तो बी का एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज क्या होता है, सबको जोड़ लेते हैं। देखिए 225 और 250 और यहाँ से 200, फिर 275 और 325। अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये देखिएगा कितना हो जाएगा, ये 275 और ये 250 और ये 200, तो ये बन जाएगा 200, 200, 400, 600। क्लियर है? 600 प्लस 200 कितना हो जाएगा 800, 800 में 300 जोड़िएगा तो 1100, 1100 के बाद ये देखिए दोनों मिलकर कितने बन गए, ये बन गया 1200, 1200 हो गया। और 1275 अगर हम पूरा कंप्लीट जोड़ दें तो इसका 1275 आ रहा है। 5 से डिवाइड मार दीजिए, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, इतने मिलियन आया, इतने मिलियन आया औसत। तो इससे एवरेज से 55 कम, मतलब इस एवरेज से 55 कम। तो बताइए ऐसा कौन सा साल है, ऐसा कौन सा ईयर है जहां पर एवरेज से 55 मिलियन कम आ रहा है? मतलब 200 मिलियन ए कहाँ आ रहा है? तो 200 ए कहाँ दिखाई दे रहा है? तो 200 तो केवल 2014 में ही ए दिखाई दे रहा है। तो आंसर आ जाएगा ऐसा 2014 में देखने को मिला है, 2014 में देखने को मिला है, 2014 में। आइए आखिरी सवाल, पूरे 25 क्वेश्चन का सेट मैंने करवा दिया और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड शिफ्ट देखेंगे, ये सेकंड शिफ्ट था। क्वेश्चन कह रहा है कि दिया गया हिस्टोग्राफ एक कारखाने में श्रमिकों के दैनिक परिश्रमिक को दर्शाता है। हिस्टोग्राम का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, एक हिस्टोग्राम दिया हुआ है, देखते हैं कैसा सवाल बनेगा। कह रहा है 180 से कम दैनिक परिश्रमिक पाने वाले श्रमिकों की संख्या 190 रुपए से अधिक दैनिक परिश्रमिक पाने वाले श्रमिकों की संख्या की कितना प्रतिशत है? तो 180 से कम, पहले हम देखेंगे कि 180 से कम वाले कितने लोग हैं, फिर 190 रुपए से ज्यादा वाले कितने हैं। तो आइए 180 से कम देखते हैं। तो 180 से कम अगर हम फोकस करने चलें तो 180 से कम, ये देखिए ये हो जाएगा 108, ये 80 और ये 55। तो जोड़ लेने पे बात कितना हुआ 188, और 188 में अगर हम ये 55 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 243। तो 243,
243 ऐसे हैं जो 180 से कम। अब आते हैं 190 से ज्यादा वाले। तो 190 से ज्यादा वाले देख लीजिए, यहां से ये हो जाएगा 190 से ज्यादा वाले 150, 105, तो 255, 255 में 70 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 325। मतलब यहां से आ जाएगा 325। तो यही क्वेश्चन है कि 243 325 का कितना परसेंट है। 5 से काट दीजिए, 5 छक्के 30, 5 बचे, 5 का टेबल पढ़ लेंगे 20 बार में, 5 का 13 बार में, 5 के 20। यहाँ से हमारा हो जाएगा 4 दूनी 12, 2 1, 4 के 16, 16 एक 7 1, 972 को 13 से, 13 सत्ते 91, 13। अब देखिए 70 के आसपास कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन देखिएगा जो 70 या 72 73 के आसपास जाए। 70 वाला कहाँ दिख रहा है, ये 74। एक बार फिर से चेक कर लो कैलकुलेशन, 13 छिक 18, देखो 13 सत्ते 91, तो कितना बचा 6। तो 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 चौके 52, 13 चौके 52, 13 पच्चे 65 ज्यादा हो जाएगा, मतलब 74 पॉइंट समथिंग। तो 74 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो, मजा आया हो, तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक शेयर अपने साथी मित्रों दोस्तों भाइयों में करिएगा। कंप्लीट आप लोगों को पूरे 21 सेट सॉल्व करवाने वाला हूँ सीजीएल का, जिससे बहुत हेल्प मिलेगा। जो लोग अगर मेंस देने वाले हैं, साथ ही साथ आने वाले एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। क्वेश्चंस के अप्रोच, टेक्निक्स, कैलकुलेशंस, ये सब कुछ से भरा हुआ ये वीडियो है। तो बहुत रिलेवेंट कंटेंट डिस्कस हो रहा है, पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और साथ ही साथ लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं और बहुत सिंपल अप्रोच के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। तीसरा वीडियो थर्ड शिफ्ट का आने वाला है। लव यू टू ऑल, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए।